नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इसमें हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत निकली हुई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। एंड इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, एंड क्या फ़ी लगने वाला है, एंड कितनी आपको सैलरी मिलेगी। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी यहाँ पे बना हुआ है। एंड नीचे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पे दिया हुआ CRPD APPR 2023-24-17। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है दोस्तों वो 1/9 से 21/9/2023 के बीच में रखी गई है, यानी कि आपको टोटल 20 दिन का समय दिया जा रहा है। इसकी जो डेट है एग्जामिनेशन की वो भी यहाँ पर रिवील कर दी गई है दोस्तों कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में, मतलब इन 2 महीनों के बीच में आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे कितनी है, एंड किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे चलती है। चूँकि इसमें लोकल लैंग्वेज का काफ़ी महत्व है दोस्तों, तो ये मत देखिएगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो देख के मत भरिएगा। आपका जो लोकल लैंग्वेज है, आप किस लोकल लैंग्वेज को जानते हैं और वो लोकल लैंग्वेज किस किस स्टेट में चलता है, उसी के हिसाब से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या झारखंड से हैं, और साउथ के अगर किसी स्टेट में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में अगर आप भर देते हैं एंड यू डोंट नो अबाउट द लैंग्वेज, तो ये आप यहाँ पे फंसने का काम करेंगे। मान लीजिए आप केरला में भरते हैं, वहाँ मलयालम चलती है लोकल लैंग्वेज, एंड यू डोंट नो मलयालम, मतलब आपको मलयालम पता ही नहीं है, तो उस केस में आप फंस जाएंगे। तो आपको अगर हिंदी आती है तो आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही आपका फॉर्म को भरेंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली। जैसे यहाँ पे देखिए वैकेंसीज़ की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है स्टेट वाइज। यहाँ पे देखिए जैसे गुजरात में 291 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 298 सीटें हैं, 365 सीटें आपको पंजाब में है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में अलग अलग स्टेट में आपको सीटें, तमिलनाडु में 648 सीटें हैं। इसी तरह से अगर हम लोग अपने 925 सीटें आपको राजस्थान में है। अगर हमारे झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारे 27 सीटें हैं। और ये जो भी सीटें हैं यहाँ पे टोटल सीट आपको 6160 है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। एंड ये जो सीटें हैं वो जिले वाइज डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, वो मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए गुजरात की जो सीट है जैसे 291 सीट है, तो इसको ना अलग अलग ज़िलों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कोशिश कीजिए कि आप जिस ज़िले से हैं उस वहीं नज़दीक में भरने की कोशिश कीजिएगा, वहीं अपने स्टेट में ही भरने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतरी होगी इस वैकेंसी के बाद भरने के बाद। क्योंकि जान ही रहे हैं कि अप्रेंटिस की वैकेंसी है, तो अप्रेंटिसशिप में आपको कितनी सैलरी मिलती है, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आप बहुत दूर जा करके इसमें नौकरी करना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपको इसमें मांगा गया है मिनिमम 20 साल एंड मैक्सिमम 28 साल, जिसमें कि आपको एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको छूट भी मिलेगी। जैसे OBC को 3 साल, ST SC को 5 साल, इस तरह से आपको छूट मिलने वाली है। जो सरकारी रूल के हिसाब से आपको छूट मिल जाती है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 20 से 28 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। आगे इन्होंने क्लियरली डिफाइन भी कर दिया है कि 2/8/1995 से पहले जन्मे बच्चे एंड 1/8/2003 के बाद जन्मे बच्चे इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन इसको रखा गया है, जिसकी कट ऑफ डेट 1/8/2023 रखी गई है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है वो आपको 1 साल की होने वाली है। एंड इस 1 साल के दौरान आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 15,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, मात्र 15,000 आपकी जेब में आने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बोला था कि ज़्यादा सैलरी तो आपको मिलेगी नहीं, तो ज़्यादा दूर नौकरी करने जाने मत सोचिएगा। नज़दीक में रहिएगा तो कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 तरह से होगा, जिसमें एक आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड दूसरा होगा आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, कि आपका जो लोकल लैंग्वेज जो भी आप जानते हैं उसका टेस्ट होगा। तो यहीं पे आप फंसिएगा अगर आप दूसरे स्टेट में भरिएगा तो सीटों के चक्कर में। आपका जो पहला जो एग्ज़ाम होने वाला, रिटन होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। GS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड रीजनिंग से। जो बैंकिंग का सिलेबस होता है नॉर्मली वही सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश। सेम इसी SSC का भी यही सिलेबस होता है। तो ये आपको कुल मिला करके
100 क्वेश्चन होंगे एंड 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे एंड इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का। एंड मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश, ये यूनिवर्सल है, लेकिन फिर भी आपको अपना उसके अलावा आपको 13 रीजनल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने रीजनल लैंग्वेज में ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। लेकिन अगर जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आपका जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। मतलब आप वहाँ से लैंग्वेज चेंज करके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा यही चीज़। और दूसरा जो टेस्ट होगा वो आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए यूपी, बिहार, झारखंड की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी लोकल लैंग्वेज के रूप में चलता है। उसके अलावा और भी, जैसे यूपी में उर्दू भी है। तो आपको जो भी भाषा कंफर्टेबल लगता है वो आप रखिएगा लोकल लैंग्वेज में, एंड वही उसी का आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं अपनी भाषा में। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो फ़ी लगने वाला है दोस्तों, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 300 रुपये की फ़ी आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को इसमें लगने वाला है। एंड हमारे एसटी, एससी और जो पीडब्ल्यूडी, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनको कोई भी फीस इस वैकेंसी को भरने में नहीं लगने वाला है। एंड यही चीज़ मतलब महिलाओं के लिए भी है कि महिला साथी जो हमारी रहेंगी उनका भी फ़ी में कोई छूट नहीं मिलने वाला है, चाहे वो जनरल, ओबीसी के लिए हो या ईडब्ल्यूएस के लिए हो, तो उनको भी 300 रुपये का फ़ी लगेगा। एंड अगर वो बिलोंग करती हैं एसटी, एससी से तो आपको फ़ी नहीं लगेगा। अब इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन की तो कोई बात ही नहीं है, कम्प्लीटली ऑनलाइन ही वैकेंसी को अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे देखिए कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, जिसमें मैं आपको पहला बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हो गया, एंड यहाँ भी दिया हुआ है, एंड यहाँ भी दिया हुआ है, एंड 3, 4, 5, 6 आपको वेबसाइट दिए हुए यहाँ पे, जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड हेल्प डेस्क के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस नंबर पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग वैकेंसी को भरने में, तो आप 11 बजे से सुबह से शाम के 6 बजे तक के बीच में कॉल करके और अपनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड उसका सॉल्यूशन वहाँ से किया जाएगा। नॉर्मली ये सब नंबर्स पे फ़ोन लगते नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा आगे इस वीडियो में बढ़ते हुए मैं फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ, और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में भी कि आपको इसमें कैसा फ़ोटो लगने वाला है, किस तरह से आपको देना है। तो जैसा कि मैं पहले से बताते आता हूँ दोस्तों कि आपको अगर फ़ोटो किसी फॉर्म में अप्लाई करना है, अगर वो स्पेसिफिकली बैकग्राउंड अगर डिमांड नहीं कर रहा है, तो आप वाइट बैकग्राउंड ही दिया कीजिए फ़ोटो में, वो बेटर रहता है। एंड बिना टोपी और बिना चश्मा के ही फ़ोटो हमेशा पासपोर्ट साइज़ देना चाहिए। कभी भी गलती से भी अगर कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे टोपी और चश्मा लगा करके फ़ोटो मत करवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में बात की गई, जिसमें कि फ़ोटो का साइज़ आपको बोला गया है कि 4.5 बाई 3.5 का फ़ोटो आपको इस वैकेंसी में लगने वाला है। एंड ये भी बोल रहे हैं कि जो भी फ़ोटो आप इसमें अपलोड करिएगा उसकी 8 कॉपीज़ यहाँ पे कहा जा रखने के लिए। मैं तो कहूँगा कि 10 कॉपीज़ आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा इस वैकेंसी को भरने के बाद, क्योंकि आगे भविष्य में उन फ़ोटोज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। एंड दे आर आस्किंग फॉर सेम फ़ोटो, तो वही सेम फ़ोटो की डिमांड की जा रही है। जो डायमेंशन फ़ोटो का होने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए, डायमेंशन जो है वो 200 बाई 230 पिक्सल का होने वाला है। एंड साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी मैं बता दूं कि फ़ोटो में आपको क्लियरली आपको जो चाहिए वो चेहरा एकदम फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, सामने आप कैमरे पे देख रहे होंगे, नॉर्मल भाव से देख रहे होंगे, दोनों कान फ़ोटो में दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्फी लेके फ़ोटो डाल दिए, बहुत लोग करते हैं, और डाल दीजिए ना सेल्फी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा मेरा बोल करके। तो जो हमारे इंटरनेट कैफ़े वाले भी साथी होंगे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा किसी के साथ मत कीजिएगा, वो कितना भी फोर्स करें। हालांकि आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन उनको समझाइए कि ऐसा फ़ोटो बॉस नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक से करना है आपको, मतलब ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। एंड जो सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो 140 बाई 160 पिक्सल का होने वाला है। एंड साइज़ 10 से 20 KB के बीच में आपको देना है। 20 KB से ज़्यादा का और 10 KB से कम का सिग्नेचर आपका इसमें नहीं चलेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपको मांगा जा रहा है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। तो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपका 20 KB से 50 KB के बीच में सब JPG फाइल ही चलेगा आपका, और डायमेंशन इसका 240 बाई 240 का, जो कि 200 DPI में स्कैंड होना चाहिए। सेंटीमीटर में बात करेंगे 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का थंब इम्प्रेशन आपको इसमें देना है। एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना है LTI।
इन केस कि आपका लेफ्ट थंब नहीं है, किसी दुर्घटना में या किसी कारणवश आपके पास लेफ्ट थंब अगर आपका नहीं है तो आपको उस केस में राइट थंब देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें जो अपलोड करनी है दोस्तों वो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको देना है वो एक प्लेन वाइट पेपर पे कम्प्लीटली इंग्लिश में लिख करके देना है एंड विद ब्लैक इंक, ठीक है। तो काले पेन से आपको उसको डिक्लेरेशन को लिखना है, जिसका साइज़ आपको 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए अपलोड करते टाइम, एंड डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल के बीच में 200 DPI में स्कैन करके आपको ये देना है। डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, तो आई जो इन्वर्टेड कोमा में होगा, सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा से शुरू होगा, आई कॉमा आपका नाम होगा, मान लीजिए आपका रमेश कुमार नाम है तो रमेश कुमार कॉमा डेट ऑफ बर्थ, रमेश कुमार का डेट ऑफ बर्थ रहेगा वहाँ पे। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट कॉमा ट्रू एंड वैलिड फुल स्टॉप। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फुल स्टॉप एंड द सिग्नेचर, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द सिग्नेचर कॉमा फोटोग्राफ एंड थंब इम्प्रेशन इज़ ऑफ माइन। तो इतना लिख करके उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद करना है एंड दिस विल बी सबमिटेड टू योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यही थी कुल मिलाकर जानकारी दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। एंड कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।